हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? मज़े कर रहे हो? आज हमें कुछ क्या करने हैं, बुक के क्वेश्चन। आज तो हम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे बुक के क्या होंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आज हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट पूरे हो गए हैं, लेकिन एक बार जितने एडजस्टमेंट हुए हैं उन पर बेस्ड ही हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं बुक पे। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है ये मैंने आपकी बुक डाउनलोड की हुई है। पेज नंबर है 7.12। पेज नंबर कौन सा है? 7.12। इलिस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरीज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। साथ में आपको क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज भी करनी है। ठीक है, सबसे पहले बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरफ चला जाएगा? डेबिट साइड में। परचेज डेबिट में, कैरीज इनवर्ड मंगवाने का है। कैरीज आउटवर्ड होता तो कहाँ जाता? पी एंडल में। लेकिन कैरीज इनवर्ड है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। वेजेस ट्रेडिंग में, सेल्स बाय साइड में चली जाएगी। रिटर्न इनवर्ड, इसके बारे में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आप सोचो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न होके इन आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? रिटर्न होके क्या आ रहा है? इन आ रहा है। रिटर्न होके इन आ रहा है मतलब इन कौन सा आएगा? रिटर्न होके जो पहले क्या था? बिका था। इसलिए इसको हम क्या, जो गया था पहले, तो गया कौन सा था? सेल्स वाला। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। और आउट का मतलब क्या है? जो रिटर्न होके आउट जा रहा है। तो रिटर्न होके आउट कौन सा जाएगा? जो पहले हमारे पास आया था, मतलब वो हमने पहले परचेज किया था। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। अब आप मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न रिस्पेक्टिवली कहाँ से कम हो जाएंगे? रिटर्न इनवर्ड किस में से कम हो जाएगा? परचेज में से माइनस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा? सॉरी, रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। और रिटर्न आउटवर्ड किस में से माइनस हो जाएगा? परचेज में से। तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे। अब सबसे पहले देखो, इन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो क्या लिखोगे? बुक्स ऑफ, जो भी एंटिटी का नाम दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का होता है, इसलिए इसके साथ क्या लिखा जाता है? फॉर द ईयर एंडेड। ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट में किसी तरह की कोई क्या नहीं होती? डेट नहीं होती। ये ईयर एंड पर बनता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी क्या नहीं होती? डेट नहीं होती। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये वाला कॉलम है, जब भी इनर कॉलम बनाना पड़े तो ये इस तरह से प्रेजेंट कर देना। इस तरह से लाइन खींच के अमाउंट के क्या बना लेना? दो कॉलम। और बना ही लेना अमाउंट के दो कॉलम, क्योंकि किसी ना किसी में क्या होगा? इनर कॉलम कोई ना कोई एडजस्टमेंट तो ऐसा होगा ही होगा जो क्या है, लिखना पड़े तुम्हें। तो अमाउंट के दो कॉलम, एक तो किसके लिए? वर्किंग के लिए, और दूसरा किसके लिए? मेन कॉलम के लिए। ऐसे ही प्रेजेंट करना आपको। ठीक है, अब इसमें तो मैंने तुम्हें सारा बता ही दिया, कर तो लोगे ही ना। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आ जाएगा। परचेज, कैरीज इनवर्ड, वेजेस, ये सब आप कर लोगे। अब क्लोजिंग एंट्रीज पूछिए ना, वो मुझे बतानी है। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब क्या है? जैसे एंट्री क्या हुई? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। एक बार परचेज को छोड़ता हूँ। ट्रेडिंग टू कैरीज इनवर्ड, ट्रेडिंग टू वेजेस, सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब मुझे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री बतानी है। पहले बताओ, आप जब परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? साल भर में परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेजेस टू क्रेडिटर्स, उधार खरीदा है मान लो, तो परचेजेस टू क्रेडिटर्स। तो आप साल भर में जब जब परचेज करते हो तो परचेजेस के अकाउंट में क्या आता रहता है? टू क्रेडिटर्स या टू कैश। जब उधार खरीदते हो तो क्या लिखते रहते हो? टू ए बी सी डी, जो भी क्रेडिटर होता है। और ये एक बार होता है या बार बार होता है? ये बार बार होता है। परचेजेस टू क्रेडिटर, कभी 1000 रुपीज़, कभी 5000 रुपीज़, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो परचेज की एंट्री आप क्या करते हो? परचेजेस टू क्रेडिटर्स। और रिटर्न की एंट्री क्या करते हो? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। रिटर्न की एंट्री आप क्या करते हो? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, अगर परचेज 1 लाख की हुई है तो रिटर्न तो उससे कम ही होगी। तो मान लो परचेज रिटर्न कितना है? 20,000। तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्या आएगा? अगर मैं परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाऊँ, पी आर मतलब परचेज रिटर्न, तो इसमें क्या आता रहेगा बच्चों? बार बार बाय क्रेडिटर्स, जब जब भी रिटर्न होगा इधर आता रहेगा। ठीक है, तो अब मान लो कि ये आपकी बार बार मिलाकर ये कितने की थी? 1 लाख की परचेज थी, और ये कितने की थी? 20,000 की परचेज रिटर्न थी।
अब क्या होगा, ईयर एंड में इन अकाउंट्स को क्या करना होता है, क्लोज, इसलिए क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग एंट्रीज। इन अकाउंट्स को क्या करना होता है, क्लोज, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट बच्चों कैसे क्लोज होता है, परचेज रिटर्न में क्रेडिट बैलेंस होता है, साल भर में ये बार बार क्या हुआ होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। इसको खत्म करने के लिए हम इसको कहाँ भेज देते हैं, परचेज के अकाउंट में। खत्म करना मतलब क्लोज करना। तो परचेज रिटर्न अकाउंट कैसे क्लोज होता है, परचेज रिटर्न टू परचेजेस, परचेज रिटर्न टू परचेजेस। तो ये क्या होगी, क्लोजिंग एंट्री। कौन से वाली, ये वाली एंट्री। इससे कोई क्लोज नहीं हुआ, ये तो ट्रांजेक्शन है, इससे भी कोई क्लोज नहीं हुआ, ये ट्रांजेक्शन है, बट ये वाली एंट्री जो है ये क्या है, क्लोजिंग एंट्री। परचेज रिटर्न कहाँ भेजकर क्लोज करते हैं, परचेज में। तो परचेज रिटर्न टू परचेज, ऐसा करने से क्या होगा, परचेज रिटर्न तो जीरो हो जाएगी, लेकिन परचेज क्या हो जाएगी, कम। इसमें क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न कितने का, 20,000। अब परचेज क्या हो गई, कम हो गई। तो पहली क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न टू परचेज। पहली क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न टू परचेज। इससे कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, परचेज वाला। इसमें साल भर में बाय क्रेडिटर्स, ये एक बार में नहीं आता है, बार बार में आता है, जितनी बार रिटर्न होती है। और लास्ट में इसको रिटर्न कैसे करते, क्लोज कैसे करते हैं, परचेज में ट्रांसफर करके। तो ये एंट्री क्या हुई, परचेज रिटर्न टू परचेज। अब किसको क्लोज करेंगे हम, परचेज को। परचेज को कैसे क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग में डाल के। तो परचेज को कैसे क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग में डाल के। क्या एंट्री हो जाएगी, बाय ट्रेडिंग। 1 लाख था, 20,000 का रिटर्न हो गया, तो ट्रेडिंग में क्या जाएगा, नेट परचेज। तो जब इसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, क्लोजिंग एंट्री, तो पहले आपको किसको क्लोज करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न कितने की है, 72,000। तो ये एंट्री क्या हुई, परचेज रिटर्न टू परचेजेस, परचेज रिटर्न टू परचेजेस। तो ये ध्यान रखना, आप सीधा क्या कर दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दोगे 6 लाख से। तो ट्रेडिंग टू परचेज तो होगी, ट्रेडिंग टू परचेजेस कितने की होगी 6 लाख की, लेकिन पहले क्या होगी, परचेज रिटर्न टू परचेज। रिटर्न इन आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, पक्का। तो क्लोजिंग एंट्रीज जब भी पूछेगा तो आपको पहले क्या करना होगा, इन रिटर्न्स वाली एंट्रीज को करना होगा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की अभी बताता हूँ। और उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट जो बना है ना, उसको लाइन से लिख दो। क्या लिख दो, ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, ट्रेडिंग टू परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग टू कैरीज इनवर्ड, ट्रेडिंग टू वेजेस। ये देखो, ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज टू वेजेस टू कैरीज इनवर्ड। इधर से क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, नेट वाली अमाउंट। लेकिन पहले कौन सी एंट्रीज करनी पड़ेगी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली, फिर ये एंट्रीज करनी है, ठीक है, फिर ये एंट्रीज करनी है। ये एंट्री क्या बनी, स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये एंट्री क्या बनी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ये कर दी। और लास्ट में फाइनली ट्रेडिंग का बैलेंस किस में भेज देंगे, जीपी में, ट्रेडिंग अकाउंट टू जीपी, और फिर जीपी को किस में भेज देंगे, पी&एल में। इसको आप नेट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग टू पी&एल। तो अगर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज आपको लिखवाऊँ तो आपको पहले किन का ध्यान रखना है, इन रिटर्न्स वालों का। ऐसे एक बार मैं सेल्स का और बता दूं, फिर मैं सारी क्लोजिंग एंट्री आपको लिखवा दूंगा। अब पहले रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न का और समझ लो। सेल्स रिटर्न का क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा किसका, परचेज रिटर्न का। बताओ, आपने सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, पहले सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज बताओ। साल भर में सेल्स होती रहती है बार बार, तो आप क्या एंट्री करते रहते हो, कैश टू सेल्स या डेटर्स टू सेल्स। या तो कैश टू सेल्स, कैश में आ गया तो, और उधार हुआ है तो डेटर्स टू सेल्स। तो सेल्स के अकाउंट में क्या आता रहता है, बाय कैश या बाय डेटर। मान लो साल भर में कितने की सेल हुई, 5 लाख की। एंट्री क्या होती है, कैश ऑब्लिक डेटर्स टू सेल्स। एक बार अपने उधार ही मान लो, कैश को उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, उधार पर, उधार मतलब क्रेडिट सेल्स। तो क्या होता रहेगा, बाय डेटर्स बाय डेटर्स बाय डेटर्स, बार बार ए बी के नाम जितने, जिस भी डेटर एक नहीं होगा, अलग अलग डेटर होंगे, ए बी सी डी अलग अलग। तो इधर क्या आता रहेगा, बाय डेटर। अब सेल्स रिटर्न होगी तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी बोल देते हैं इसको, टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी बोल देते हैं इसको, तो टू डेटर्स। अब ये मान लो कितने का हो गया, 20,000 का। तो कौन सा अकाउंट ओपन हो गया, सेल्स रिटर्न का अकाउंट। और सेल्स रिटर्न के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू डेटर्स। इस एंट्री की अगर मैं पोस्टिंग कराऊंगा तो सेल्स रिटर्न के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू डेटर्स। अब मुझे इनको क्या करना है, क्लोज। तो पहले किसको क्लोज करूंगा, सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न को क्लोज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न को क्लोज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बाय सेल्स, ठीक। तो ये एंट्री क्या बन गई, सेल्स कम हो गई, टू सेल्स रिटर्न क्या हो गया, क्लोज। सेल्स रिटर्न में डेबिट बैलेंस था, वो क्रेडिट हो गया और वो क्लोज हो गया। तो पहली क्लोजिंग एंट्री किसको क्लोज करने की होगी, रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्लोज करने की। और इस वजह से सेल्स कितने की रह जाएगी, इधर आ जाएगा टू सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न क्लोज हो गया। अब सेल्स कम हो गई तो बची हुई सेल्स किस में डाल दी जाएगी, ट्रेडिंग में। तो ये एंट्री क्या बन गई, सेल्स टू ट्रेडिंग। तो पहले हमेशा रिटर्न के अकाउंट्स को क्लोज करोगे। तो ये नहीं सिखाना था ओपनिंग, ये तो आपको याद ही था फॉर्मेट तो, ठीक है। अब करना क्या है, पहले रिटर्न्स वाली एंट्रीज को क्लोज करने, ठीक है। अब ये आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया कि पहले इसमें ऐसे आता है फिर ये इधर आके क्लोज होता है। आपको क्या याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है, परचेज रिटर्न कैसे क्लोज होगा, डायरेक्ट एंट्री याद करना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आप सोचो कि परचेज रिटर्न में क्या होता है ये, फिर उसको क्लोज करने के लिए। परचेज रिटर्न की क्लोज करने की एंट्री हमेशा क्या होगी, परचेज कम होती है। देखो परचेज रिटर्न की वजह से परचेजेस क्या होती है, कम, तो परचेज बढ़ने पर डेबिट होती है। तो एंट्री क्या याद रखना, परचेज रिटर्न टू परचेजेस, परचेज रिटर्न टू परचेजेस। और सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स को कम करना है तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, सेल्स टू सेल्स रिटर्न। तो जब भी क्लोजिंग एंट्री पूछा है तो पहले रिटर्न वाली एंट्रीज, फिर ट्रेडिंग की सारी डेबिट साइड उठा के लिख दी, ट्रेडिंग के जो डेबिट में है ट्रेडिंग टू ये है, और फिर जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में है वो लिख दिया सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, चाहे आप इनको इकट्ठा कर दो। और लास्ट में ट्रेडिंग का बैलेंस किस में भेज दिया, पी&एल में। तो आप चाहो तो ट्रेडिंग टू पी&एल कर दो, नहीं तो ट्रेडिंग टू जीपी देन जीपी टू पी&एल, ट्रेडिंग टू जीपी देन जीपी टू पी&एल। तो आपको अगर क्लोजिंग एंट्रीज पूछी जाए रिलेटिंग टू ट्रेडिंग, अगर आपसे क्या पूछी जाए, क्लोजिंग एंट्रीज, ये आप लिख लो कहीं, ठीक है, नोट्स में एडजस्टमेंट नंबर कोई सा भी डाल के, क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले तो कौन सी दो एंट्री चेक कर लेना, रिटर्न वाली। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है तो ये चेक करना। पहली क्या एंट्री करोगे, बोलो ना, पहली क्या एंट्री करोगे, परचेज रिटर्न की एंट्री बताओ, परचेज रिटर्न से रिलेटेड। परचेज आपको कम करनी है तो टू परचेज, और डेबिट क्या कर देना, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, सेल्स कम करनी है तो क्या लिखोगे आप, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एंट्री क्या करोगे, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। और परचेज कौन सा, अब जो कम हो गया परचेज, आपको क्वेश्चन में जो परचेज दी हुई है वो वाली नहीं, क्वेश्चन में परचेज कितनी दी हुई है 672, लेकिन रिटर्न होके कितना हो गया 6 लाख। तो कितने से करनी है ये वाली एंट्री, 6 लाख से, कितने से 6 लाख। ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर फोर्थ एंट्री क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स टू ट्रेडिंग। और फिफ्थ एंट्री क्या करोगे, ट्रेडिंग टू जीपी और जीपी टू पी&एल। वैसे तो 5 और 1 6 हो गए, लेकिन इस तरह से करनी। तो पहले बस याद क्या रखना, रिटर्न्स वाली एंट्रीज मत भूल जाना, रिटर्न्स वाली एंट्री। तो दो एंट्रीज तो कौन सी करोगे, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की, फिर ट्रेडिंग टू सारी डेबिट साइड, फिर टू ट्रेडिंग, फिर क्या होगा टू ट्रेडिंग और डेबिट जो क्रेडिट वाली साइड आइटम है सारी वो लिख दोगे, और फिर ट्रेडिंग टू जीपी, जीपी टू पी&एल, पक्का। और क्लोजिंग एंट्रीज की डेट क्या लिखनी है ये ध्यान रख लेना, क्लोजिंग एंट्री की डेट क्या है ये। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डेट नहीं लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डेट नहीं लिखोगे, लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज पूछे तो उसमें डेट लिखोगे, ठीक है। ये होती किस में, जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब सेकंड चैप्टर में थे जब करवाएंगे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन हमारे सिलेबस में है तो उसके साथ बता दूँ, ठीक है। जनरल प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ ये, ठीक है। सिमिलरली ऐसे क्या होगा, पी&एल अकाउंट, इलिस्ट्रेशन 3 और देख लो, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड जीपी ऑफ मैसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड वर एज फॉलोज। क्या दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरीज दी हुई है, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, बैड डेट्स, ऐसे बहुत सारे क्या दिए हुए हैं एक्सपेंस। आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिपेयर पी&एल अकाउंट, शो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जनरल प्रॉपर ऑफ एबीसी। तो पी&एल अकाउंट तो आप बना ही लोगे। इधर सबसे पहले क्या लिखोगे, जीपी। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या है, ये डिस्काउंट हमें मिला है, क्रेडिट का मतलब ये हमारी इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या है, ये हमारी इनकम है, तो ये आ गया यहाँ पर। डिस्काउंट डेबिट हमारा क्या है, एक्सपेंस, ये लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में बैड डेट्स, डेप्रीशिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ये सब सारे एक्सपेंस है, लाइन से क्या आ गया, डेबिट आ गए, कोई खास बात नहीं है, कर लोगे। ये बातें आपको याद रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ ये लिखना पड़ेगा, पी&एल अकाउंट भी कब, फॉर द ईयर एंडिंग, पी&एल भी, ट्रेडिंग भी फॉर द ईयर एंडेड और पी&एल भी फॉर द ईयर एंडेड, नो डेट नो डेट। ट्रेडिंग और पी&एल ऐसे अकाउंट है जिनमें क्या नहीं होती, डेट नहीं होती। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, पी&एल टू लाइन से सारे एक्सपेंस लिख दो इंटरेस्ट तक,
पी एंड एल 2 लाइन से सारे एक्सपेंस लिख दिए। और इधर क्या हो गया, डिस्काउंट टू पी एंड एल और जीपी टू पी एंड एल। अब पी एंड एल का बैलेंस कहाँ भेजना होता है, कैपिटल, तो पी एंड एल टू कैपिटल, या तो नेट कर दो, इसने एक जगह नेट भी की हुई है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, और एक बार क्या कर रखा है, पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होगी रिलेटेड टू पी एंड एल। सबसे पहले जीपी टू पी एंड एल, फिर पी एंड एल टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस जो भी आए वो, उसके बाद में इनडायरेक्ट इनकम टू पी एंड एल, और फिर पी एंड एल टू कैपिटल, जिसको आप पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट टू कैपिटल भी कर सकते हैं। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन क्लोजिंग एंट्री जब पूछते हैं ना तो बच्चे रिटर्न वाली एंट्रीज क्या है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली एंट्रीज में गड़बड़ कर देते हैं, या ये डेट लिखना भूल जाते हैं बड़ा। क्लोजिंग एंट्रीज की डेट क्या होगी, ईयर एंड की। ट्रेडिंग और पी एंड एल में कोई डेट नहीं होगी। ठीक है, और लिखना क्या, जनरल प्रॉपर कर लोगे, ट्रांजेक्शन लिख दोगे और नरेशन लिख दोगे अपने आप से। तब आप होमवर्क लिखो, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड, मैंने आपको सिखा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन भी होमवर्क लिखोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो अब एक बार टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन, थोड़े से ठीक क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े से ठीक। आज की क्लास थोड़ी आपके लिए बहुत क्या है, ईजी है। ठीक है, थोड़े से ढंग के क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही क्या थे, इजी से क्वेश्चन थे। टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, 7.56। सेनगुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स। सेनगुप्ता एंड कंपनी में कितने वर्कर्स है, 8, who are paid 30,000 per month each in the year ending 31st March 12। तो ईयर का बैंड होता है, देखो एग्जाम में आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ना कि इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि 31 मार्च को एंड नहीं हो रहा, कब हो रहा है, 31 दिसंबर, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। एट द स्टार्ट ऑफ 2016 द कंपनी रेज सैलरी बाय 10% टू 33,000 पर मंथ ईच। क्या लिखा हुआ है अभी तक क्वेश्चन में, सेनगुप्ता एंड कोई कंपनी है जिसमें, सेनगुप्ता एंड कंपनी कोई कंसर्न है जिसमें क्या है, 8 वर्कर्स है, जिसमें कितने वर्कर्स है, 8। एक मिनट में सही कर लूँ पहले सर, अब मैं याद रखने वाले वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसमें कितने वर्कर्स है, 8। याद मतलब रटना नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी समझाने। 30,000 पर मंथ उनको दिया गया था कब, 31 दिसंबर वाले ईयर में, 31 दिसंबर 2015 वाले ईयर में। तो 2015 में इनकी सैलरी कितनी थी, 30,000 पर मंथ, और कितने थे, 8 वर्कर्स थे, और एक एक की ईच मतलब प्रत्येक की कितनी थी, 30,000। एट द स्टार्ट ऑफ 2016 इस साल के शुरू में इनकी सैलरी कितनी बढ़ा दी गई, 10%। तो वो तो मुझे अगर 33,000 ना भी देता तो भी मैं समझ जाता, 30,000 पिछले साल थी, 10% बढ़ाया तो इस बार कितनी कर दी, 33,000। ऑन जुलाई 1, 2016 द कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनीज। कंपनी ने और क्या ले लिए, 2 ट्रेनी और रख लिए, कब से, जुलाई से। कितनी सैलरी पर, 21,000 पर मंथ ईच। कितने ट्रेनी रखे, 2। अब ये लाइन काम किया, देखना इंपॉर्टेंट है। द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन एरियर। वर्कफोर्स को सैलरी हम कब देते हैं, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले दिन, 1 मंथ इन एरियर। 1 मंथ इन एरियर का मतलब क्या है, 1 महीने की बकाया रखे, मतलब इसने खुद ही समझा दिया, देखो क्या है। सो दैट एम्प्लॉइज रिसीव देयर सैलरी फॉर जैन ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब एटसेट्रा, मतलब आगे। तो सैलरी जो है वो जैन की कब मिलती है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। 1 मंथ इन एरियर का मतलब क्या है, जैन की सैलरी कब मिलेगी, फेब के पहले दिन, एटसेट्रा मतलब फेब की सैलरी आगे से अपने आप सोचते रहो, फेब की मार्च के पहले दिन, मार्च की सैलरी कब देंगे, अप्रैल के पहले दिन। 1 महीने की बकाया, मतलब ऐसे कोई एडवांस थोड़ी सैलरी दे देता है। जैन की सैलरी क्या 1 जनवरी को देगा, भागी जाएगा एम्प्लॉय। तो ये क्या कह रहा है, जैन की सैलरी कब देते हैं, फेब 1 को, फेब की सैलरी कब देते हैं, मार्च 1 को। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है, अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। एक तो बताओ पी एंड एल में कितनी सैलरी आएगी 31 मार्च 2016 वाले में, अमाउंट एक्चुअली पेड है सैलरी, और एक्चुअली कितनी पे करी। पी एंड एल में तो क्या आती है, करंट ईयर की, चाहे पे की हो चाहे नहीं की हो, और एक्चुअली पेड का मतलब कैश में कितनी पे की।
और आउटस्टैंडिंग सैलरी और बताओ। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने टाइमलाइन पर ड्रॉ कर देता हूँ। टाइमलाइन पर ड्रॉ करने का मतलब मैं आपको समझ में आएगा अब इससे, टाइमलाइन पर बनाने से। जब भी डेट्स ज़्यादा हो तो टाइमलाइन बना लेनी चाहिए। ठीक है, ये था प्रीवियस ईयर 2015 और ये कौन सा है 2016। और इनका साल कब से शुरू होता है, जैन से लेकर, और एंड कब होगा, दिसंबर तक। अब वर्कर्स को सैलरी कैसे पे की जाती है, जैन की सैलरी कब दी जाती है, 1 फेब को। अगर ये फेब है तो फेब की सैलरी कब दी जाती है, 1 मार्च को। तो आप मुझे बताओ कि इस साल की सैलरी P&L में कितनी डेबिट होगी। मैं अगर आपको बोल दूं ना कि 1 रुपये की भी सैलरी नहीं दी, 1 रुपये की भी सैलरी नहीं दी, तो भी P&L में तो डेबिट होगा। कौन सा, इस साल का। P&L का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया था, इस साल का, मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर। तो P&L में कितनी सैलरी होगी, जैन की भी सैलरी, मार्च फेब की सैलरी, दिसंबर तक की सारी सैलरी आएगी। एक्चुअली पे की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली पे हो सकता है नहीं की हो, लेकिन P&L में कौन सी आएगी, जो इस साल की सैलरी है। अब इसके अलावा इन्होंने बीच में क्या किया था, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को इन्होंने 2 ट्रेनी और रख लिए थे। 1 जुलाई को इन्होंने क्या रख लिए थे, 2 ट्रेनी और शुरू से ही इनके पास कितने वर्कर थे, 8 वर्कर तो थे ही थे शुरू से। और 1 जुलाई को यहाँ पर इन्होंने 2 ट्रेनी और रख लिए थे। ठीक है, पिछले साल इनकी सैलरी कितनी थी, 30,000 पर मंथ, जो इस साल यहाँ पर आकर कितनी हो गई, 33,000 पर मंथ। और ट्रेनी इन्होंने किस रेट्स के रखे थे, ट्रेनी की सैलरी थी 21,000 पर मंथ। ट्रेनी की सैलरी कितनी थी, 21,000 पर मंथ। तो पहले तो मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है, सारा क्वेश्चन लिख दिया, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। पिछले साल सैलरी कितनी थी, 30,000 पर मंथ। इस साल की सैलरी इनकी कितनी कर दी गई, 33,000 पर मंथ। और कितने वर्कर्स थे इसके पास, 8 वर्कर्स थे। इसके पास कितने वर्कर्स थे, 8 वर्कर्स। और 1 जुलाई को इन्होंने 2 वर्कर नहीं, 2 ट्रेनी और रख लिए। ट्रेनी मतलब जिनको हम काम सिखाएंगे, इसलिए उनकी वैल्यू, उनकी सैलरी थोड़ी क्या है, कम है, 21,000 पर मंथ। अब कह रहा है कि P&L में कितना डेबिट होगा। केस 1 क्या पूछ रहा है, केस 1 मतलब सॉरी क्वेश्चन 1 क्या है, अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू P&L। तो P&L में तो इस बार की आएगी, चाहे आप कभी भी पे करते हो, चाहे 1 महीने बाद पे करते हो, चाहे 12 महीने बाद करते हो, चाहे 12 साल बाद पे करते हो। इस बार का जो सैलरी का खर्चा बनता है, जो सैलरी देनी बनती है, वो इस बार आएगी रिलेटेड टू करंट ईयर। तो बताओ P&L में कितनी सैलरी आएगी। प्रेजेंटेशन आप आंसर में देख लेना। आप मुझे बताओ 33,000 इंटू 12, ये तो पर पर्सन का खर्चा है। 12 महीने और 1 महीने की सैलरी कितनी है, 33,000 इंटू 12, और कितने वर्कर है, 8। तो वर्कर्स कितनी आएगी। और सर दिसंबर की सैलरी तो जैन में पे करेंगे, दिसंबर की सैलरी तो यहाँ जैन में पे करेंगे नेक्स्ट ईयर में, इस दिसंबर की सैलरी क्यों ले रहे हो। अरे मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ P&L की, मैं कब बात कर रहा हूँ, पे करने की। पे नहीं करेंगे, आपकी बात सही है, दिसंबर की सैलरी कब पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ में, बिल्कुल सही हो आप। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ P&L की। P&L में क्या आता है, इस बार की सैलरी। दिसंबर की सैलरी नहीं भी पे करी है तो भी उसकी एंट्री हम क्या डालेंगे, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। भले ही पे भी नहीं गई है तो भी हम उसकी एंट्री तो डालेंगे, और फिर इस सैलरी को कहाँ डालेंगे, P&L में। तो P&L में क्या आता है बच्चों, P&L में कोई पेड सैलरी थोड़ी आती है। सर दिसंबर की तो अगले साल पे होगी, हाँ बिल्कुल होगी, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो जब वो पेड पूछेगा ना सेकंड को पार्ट में, अमाउंट एक्चुअली पेड, उसमें तुम्हारा डाउट रेलेवेंट है। अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस बार की बनती कितनी है, इवन इफ नथिंग इज पेड तो भी P&L में कितनी सैलरी चार्ज होगी, 33,000 क्यों लिया, पर मंथ सैलरी, इंटू 12 क्यों किया, 12 महीने, इंटू 8 क्यों किया, क्योंकि वर्कर रेट है। सर ये तो वर्कर की होगी, ट्रेनिस की, हाँ ट्रेनिस की भी आएगी, ट्रेनिस की बताता हूँ। ट्रेनिंग की कितनी सैलरी आएगी P&L में, ट्रेनिस की सैलरी है 21,000, महीने 6 या 12, 6, क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग लगाई कब था, 1/7 से, तो 1/7 से 31/12 तक 6 महीने होते हैं। और कितने ट्रेनिंग है बच्चों, 2, तो 21,000 इंटू 6 इंटू 2। तो ये तो हो गया तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये तो क्या हो गया तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप आंसर में देख लेना, कॉन्सेप्चुअल बात ये है। ठीक है, 33,000 इंटू 12 इंटू 8 और 21,000 इंटू 6 इंटू 2। ठीक, बोलो ना बच्चों, हाँ। नेक्स्ट, तो देखो अब ये फाइनल अकाउंट का ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि ट्रेडिंग P&L, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें ट्रेडिंग P&L नहीं पूछा, उसको पता है कि P&L के खर्चे लिख दूंगा तो बच्चा रटा हुआ है, वो जानबूझकर क्या पूछ रहा है, अलग ही टाइप के क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, यही फाउंडेशन है या यही सी है। अमाउंट एक्चुअली पेड, अमाउंट एक्चुअली पेड का मतलब क्या है कि कितना हमने पे किया होगा इस बार,
तो पे कितना किया होगा बच्चों इस बार, इसके लिए एक बार मुझे थोड़ा सही कर लेने दो। पे कितना किया होगा, तो ये मुझे सोचना पड़ेगा पे कितना किया होगा। क्या ये दिसंबर वाली सैलरी, क्या ये इस दिसंबर की सैलरी यहाँ पे की होगी या नेक्स्ट ईयर में पे की होगी? ये दिसंबर वाली सैलरी तो कब पे की होगी, नेक्स्ट ईयर में पे की होगी। तो दिसंबर की सैलरी पे नहीं हुई, तो बताओ कितने वर्कर है और कितनी पर मंथ सैलरी है, 33,000 इंटू 8 वर्कर, 33,000 इंटू 8 वर्कर। अब जैन की सैलरी, जो ये जैन का मंथ है ये फेब में पे होगी, फेब का मंथ है कब पे होगी, मार्च में, मार्च का मंथ है कब पे होगी, अप्रैल में, नवंबर का मंथ है कब पे होगी, दिसंबर में। लेकिन दिसंबर की सैलरी तो नेक्स्ट ईयर पे होगी, तो दिसंबर की पे नहीं हो पाएगी। तो कितने महीनों की सैलरी पे होगी, 11 मंथ्स की। 33,000 इंटू 8 क्यों किया, वर्कर रेट है, और 11 क्यों किया, 11 मंथ। सर एक बात बोलो, हाँ बताओ क्या बोलना चाहते हो, बताओ बताओ। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये जैन की सैलरी नेक्स्ट मंथ में पे हुई है, सॉरी ये दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर में पे हुई है, तो इस दिसंबर की सैलरी भी तो यहाँ पे की हुई है। अरे वाह, बिल्कुल सही से बोला। क्या है, ये जो लास्ट वाला दिसंबर है उसकी सैलरी भी तो इस साल में पे की होगी। ये मान लो ये साल है, तो लास्ट वाले दिसंबर की सैलरी भी तो यहाँ पे की होगी। हाँ पक्का, अब अच्छे से समझ में आया आपको। सर क्या कह रहे हो, एक मिनट रुको, मैं इसको साफ करके बिल्कुल सही सही से बताता हूँ। सैलरी तो पूरे 12 महीनों की ही पे हुई है इस बार भी। क्यों, क्योंकि पिछले दिसंबर की सैलरी भी तो कब पे की होगी, इस बार। एक मिनट, ये है लास्ट ईयर का दिसंबर, ये है लास्ट ईयर का दिसंबर, दिसंबर मंथ, ठीक है। इस पे लिखता हूँ बढ़िया से, ये है लास्ट ईयर का दिसंबर मंथ, और ये है करंट ईयर का दिसंबर मंथ। तो करंट ईयर में उसकी सैलरी 33,000 थी, लेकिन इस दिसंबर की सैलरी मैंने यहाँ पे की है अगले साल में जैन में। और ये पूछ रहा है कि सैलरी पेड बताओ, सैलरी क्या बताओ, पेड बताओ। तो ये दिसंबर की सैलरी यहाँ नहीं पे की, लेकिन इस दिसंबर की सैलरी तो यहाँ जैन में पे की होगी ना। तो इस दिसंबर की सैलरी यहाँ नहीं पे की, लेकिन इस दिसंबर की सैलरी तो यहाँ पे की है। तो इसलिए वर्कर्स के लिए बताओ कितनी सैलरी पे की है, 33,000 वर्कर्स की, 33,000 नहीं, 33,000 पर मंथ इंटू 8 वर्कर्स फॉर 11 मंथ्स। 11 कौन से आ गए, जैन टू नवंबर, जैन टू नवंबर कौन से, 2016 वाले। ये जो भी अमाउंट आएगी वो प्लस पिछला दिसंबर की सैलरी भी तो इस बार पे की है। करंट ईयर में पेड सैलरी पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा P&L में कौन सी आएगी, ये कह रहा है करंट ईयर में पे क्या किया। तो 30,000 इंटू 8 वर्कर्स और 1 महीने का, ये कौन सा महीना है, दिसंबर 2015, वो भी तो करंट ईयर में पे किया। तो अगर करंट ईयर की पेड सैलरी पूछे तो वर्कर्स की तो ये अमाउंट आएगी। क्यों वर्कर की ये अमाउंट आएगी, क्योंकि इस दिसंबर की सैलरी करंट ईयर में पे हुई, और ये जैन की यहीं पे हुई, फेब की हुई, मार्च की हुई, ऐसे ऐसे करके सबकी हुई, लेकिन इस दिसंबर की आगे चली गई। तो कौन सा पेड कौन सा किया है इस साल में, इस दिसंबर से लेकर यहाँ तक की इन महीनों की सैलरी पे हुई है इस साल में, दिसंबर की यहाँ हुई और इसकी आगे हुई। तो अगर पेड पूछे तो मैं आपको जो ब्लू कर रहा हूँ वो वाला, इस दिसंबर का भी इस साल पे किया, और ये चलता जाएगा 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 बस कहाँ तक, दिसंबर तक, क्योंकि नवंबर तक, इस दिसंबर का तो यहाँ पे हुआ है तो पेड। इसके अलावा और क्या कुछ की पे हुई है, जो 6 आदमी जो क्या रखे थे, 2 ट्रेनी रखे थे, जो 2 ट्रेनी रखे थे वो तो रखे ही यहाँ थे, उनका तो पिछले साल का तो कुछ इस बार पे हुआ ही नहीं, वो तो रखे ही यहाँ थे, लेकिन उनके भी दिसंबर का अगली बार जाएगा। तो ट्रेनी का कितना पे हुआ है, ट्रेनीज का कितना पे हुआ है, ट्रेनीज की सैलरी थी 21,000 पर मंथ, और कितने ट्रेनी थे, 2 और 5 महीने का, 5 कौन से ये वाले। सर दिसंबर का इसी बार का है ना, हाँ इसी बार का है, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस बार का या पेड निकाल रहा हूँ, पेड निकाल रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। तो पेड, तो इधर इनका जो आएगा तो कौन सा आ जाएगा, एक तो ये वाली अमाउंट, एक ये वाली अमाउंट और एक ये वाली अमाउंट। ये तीनों चीज़ें क्या है, करंट ईयर में पेड है, ये तीनों चीज़ें क्या है, करंट ईयर में पेड। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को 2016 को, 2016 का मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितने की है, 31 दिसंबर में आउटस्टैंडिंग कौन सी है, तो दिसंबर महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो 33,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। कितने वर्कर्स के, 8 वर्कर्स के 1 महीने के, और 21,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है कितने ट्रेनिस के, 2 ट्रेनिस के 1 महीने के। 1 महीना मतलब ये कौन सा है, दिसंबर 2016 का। तो आउटस्टैंडिंग की अमाउंट ये वाली आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग की अमाउंट ये वाली।
ठीक है। तो अब ये इस तरह से पूछते हैं, देखो इनको पता है कि बच्चे क्या P&L का फॉर्मेट तो रटे हुए हैं, हम इनसे क्या चेक करते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या करते हैं, चेक करते हैं। पक्का। तो आपका जो पहले क्वेश्चन बताए थे वो तो है ही है, प्लस ये टेस्ट योर नॉलेज का सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी दे दो सर हमें प्लीज़, सर होमवर्क दे दो। नहीं प्लीज़ रहने दो ना, ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं सर प्लीज़ दे दो, कोई बात नहीं। चलो आप इतनी जिद कर रहे हो तो ले लो, थर्ड क्वेश्चन भी आप क्या ले लो, होमवर्क, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट भी बनानी, कोई खास एडजस्टमेंट है नहीं, मुझे देख लेने दो। ये क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस की, और ये क्या है, डेबिट साइड। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसेट साइड में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आ जाएगा, बेड डेट्स P&L में आ जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में आ जाएगा। डेप किसके अंदर ही आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहा है, ये इसने अपनी तरफ से क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। तो डेप जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहा हो तो सिर्फ कहाँ जाएगा, P&L में, सिर्फ कहाँ जाएगा, P&L में। फर्नीचर उधर फर्नीचर एंड फिक्सचर में से कम नहीं होगा। उसके बाद में सैलरीज, बोलो ना, सैलरी कहाँ आ जाएगी, P&L के डेबिट में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में, कैपिटल लाइबिलिटीज़ में, ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज़ में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा और ट्रेडिंग में भी आ जाएगा। कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। फोर्थ एक बार रहने दो, फोर्थ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिफ्थ पर आओ। मिस्टर बिरला इज़ अ प्रोप्राइटर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। किस चीज़ का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। एंड एक्सेप्ट मतलब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्रॉम हिज P&L अकाउंट इज एज फॉलोज। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स, GP, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन टू मैनेजर, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट, सब कुछ उसने गायब कर रखा है। ये कह रहा है इन सबको ढूंढ के अपने आप से भरो, मिसिंग फिगर है, ढूंढ कर अपने आप से भरो, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन आएगा सिंपल ट्रेडिंग P&L बनाने का तो एडजस्टमेंट मुश्किल आएंगे, नहीं तो ये इस तरह से बनाएगा, वैसे मत समझना जैसे 11th में सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा वो। और अगर नॉर्मल ट्रेडिंग P&L बनाने का आएगा तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होंगे, एडजस्टमेंट टेढ़े आएंगे, वो भी करेंगे हम कल वाली क्लास में। कमीशन कितना है, 10%, कमीशन की रेट कितनी है, 10%। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स। आपको क्या करना है, मिसिंग फिगर्स निकालने। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।